हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जैसा कि ये जो एक्ट है ये 1872 का है, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है ये। तो ये एक्ट 226 सेक्शंस 11 चैप्टर्स के साथ 25 अप्रैल 1872 को इनैक्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। अब अगर बात करें इसके कमेंसमेंट की, तो 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट फोर्स में आया था, यानी कि 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट लागू हुआ था। अब अगर बात करें इसकी एप्लीकेबिलिटी की, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है ये एक्ट, मतलब अब वहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो मतलब अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है ये एक्ट। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉज को प्रेस्क्राइब करता है। तो जैसा कि ये एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, तो ये एक्ट बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ पे, मतलब इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स पे आधारित है ये एक्ट। तो जिस टाइम ये एक्ट बना ये काफ़ी बड़ा एक्ट था, मतलब 226 सेक्शंस 11 चैप्टर्स के साथ अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्ट था ये, मतलब काफ़ी वाइड स्कोप था, जिसमें कि सेक्शंस का डिवीज़न कुछ इस टाइप से था। सेक्शन 1 to 75 डील करते थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, 76 to 123 डील करते थे सेल ऑफ गुड्स से, 124 to 238 डील करते थे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से, 239 to 266 डील करते थे पार्टनरशिप से। लेकिन फिर ईयर 1930 में सेक्शन 76 to 123 को रिपील करके एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और फिर ईयर 1932 में सेक्शन 239 टू 266 को रिपील करके एक सेपरेट एक्ट बनाया गया, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75 एंड नंबर 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 124 to 238। जनरल प्रिंसिपल्स जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स क्या होंगे, अग्रीमेंट क्या होता है, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को कब वैलिड माना जाएगा, कब वॉइड माना जाएगा। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ये हर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट ही जनरल प्रिंसिपल्स हैं। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 to 238 में इंक्लूड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन 148 to 181, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज सेक्शन 182 to 266। इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है कि क्या वो उसकी कार को 2 लाख रुपए में खरीदेगा, और जो पर्सन बी है, पर्सन बी रिप्लाई करता है कि हाँ वो उसकी कार को 2 लाख में खरीदेगा। तो ये जो पर्सन ए ने पर्सन बी से पूछा कि क्या वो उसकी कार को 2 लाख में खरीदेगा, तो ये तो हुआ ऑफर यानी कि प्रपोजल। और जो पर्सन बी ने रिप्लाई किया कि हाँ वो उसकी कार को 2 लाख में खरीदेगा, ये हुआ एक्सेप्टेंस, यानी कि जो प्रपोजल पर्सन ए ने दिया उसे पर्सन बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। तो यहाँ पे पर्सन ए को कहा जाएगा प्रॉमिसर और पर्सन बी को कहा जाएगा प्रॉमिसी। और जब किसी प्रॉमिस में म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो अगर इस केस में देखा जाए तो पर्सन ए जिसने की अपनी कार को सेल करने की बात की है पर्सन बी से, तो वो अपनी कार को पर्सन बी को सेल कर रहा है, लेकिन समथिंग इन रिटर्न यानी कि उसे क्या मिल रहा है वापस, तो उसे मिल रहे हैं 2 लाख रुपए। और जो पर्सन बी है जो कि 2 लाख का अमाउंट पे करने वाला है पर्सन ए को, उसे समथिंग इन रिटर्न क्या मिलने वाला है, तो उसे मिलने वाली है वो कार। तो देखा जाए तो यहाँ पे दोनों पार्टीज को समथिंग इन रिटर्न कुछ ना कुछ दोनों को मिल रहा है, यानी कि म्यूचुअल कंसिडरेशन यहाँ पे है। तो जैसा कि यहाँ पे प्रॉमिस के साथ में म्यूचुअल कंसिडरेशन भी है, तो ये बन जाता है एक अग्रीमेंट। तो जब एक अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, केवल वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है। तो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब ये है कि अगर 2 पार्टीज कोई अग्रीमेंट करती हैं और उनमें से कोई एक पार्टी डिनाई करती है उस अग्रीमेंट को पूरा करने से, तो उस कंडीशन में जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट के द्वारा उस अग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकती है।
क्योंकि अगर कोई एक पर्सन अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो वहीं दूसरे पर्सन के राइट का वायलेशन होता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हर अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है? तो सिर्फ वही अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, यानी कि जहाँ पे कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होती है। जैसे कि जो कमर्शियल और बिजनेस अग्रीमेंट होते हैं, यूजुअली वहाँ पे ये प्रिजम्पशन होती है कि जो पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था पर्सन ए और बी के एग्जाम्पल में। और जो सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट होते हैं उनमें यूजुअली ये प्रिजम्पशन होती है कि जो पार्टीज हैं उनके इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है। सोशल अग्रीमेंट जैसे कि पर्सन ए जो है वो पर्सन बी का फ्रेंड है, तो पर्सन ए पर्सन बी को प्रॉमिस करता है कि जब उसे जॉब मिल जाएगी तो वो पर्सन बी को पार्टी देगा, लेकिन जब पर्सन ए को जॉब मिल जाती है तो वो पर्सन बी को पार्टी नहीं देता है। तो क्या यहाँ पे दोनों में से किसी की भी ये इंटेंशन थी कि अगर ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो उस कंडीशन में इसे कोर्ट के द्वारा पूरा कराया जाएगा? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था तो इसीलिए ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर बात करें डोमेस्टिक अग्रीमेंट की, कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि वो उसे कोई पर्टिकुलर ड्रेस दिलाएगा लेकिन वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या इस अग्रीमेंट को कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है? नहीं, इसे कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जिस टाइम हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को कि वो उसे कोई ड्रेस दिलाएगा, उस टाइम दोनों में से किसी की भी ये इंटेंशन नहीं थी कि अगर प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ तो इसे कोर्ट के द्वारा पूरा कराया जाएगा। तो इसीलिए ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो कमर्शियल अग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, और जो डोमेस्टिक और सोशल अग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते। लेकिन अगर सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट में भी पार्टी ये प्रूव कर देती है कि वहाँ पे इंटेंशन थी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, तो उस कंडीशन में सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट भी इन्फोर्सिएबल हो जाते हैं। तो कोई अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ तब होता है जब उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होती है, और साथ ही सेक्शन 10 में जितनी भी इसेंशियल कंडीशंस दी हुई हैं उन सभी को जब वो पूरा करता है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सभी अग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते। अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट एक नैरो टर्म है। पहले एक अग्रीमेंट बनता है, अगर वो अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज वो सिंपल एक अग्रीमेंट ही रह जाता है। तो सबसे पहले आता है ऑफर, जिसे कि प्रपोजल भी कहते हैं, जिसे कि बताया गया है सेक्शन 2A में। तो जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है और वो दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, जो कि बताया गया है सेक्शन 2B में। तो जैसे ही प्रॉमिस में म्यूचुअल कंसिडरेशन आती है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। यहाँ पे कंसिडरेशन को बताया गया है सेक्शन 2D में और अग्रीमेंट को बताया गया है सेक्शन 2E में। देन जब एक अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कि बताया गया है सेक्शन 2H में। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एटसेट्रा, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में।